एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि DT+P की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के सभी प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे उन्हें पढ़ लिया था। आज हम आधुनिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, निराला, पंत या नागार्जुन? जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बादल राग कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बादल राग कविता है इसके जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब निराला की और रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती है जिसका नाम है अनामिका। अनामिका इनकी ऐसी रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है कि अनामिका किसकी रचना है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और अगर इसकी सन की बात की जाए, इसकी सन क्या है, तो अनामिका की सन क्या है? 1923 ईस्वी। एक निराला की रचना जो मोस्ट ट्रेंडिंग में रहती है, तुलसीदास। हाँ जी, तुलसीदास रचना है। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और ये कब आई थी? तो जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना ये सन आई कब आई थी? 1938 में। ये तो ऐसी रचना है जो पेपर में पूछी ही जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं बहुत, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुलसीदास। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रेश, विष्णु प्रिया, स्वदेश संगीत या मौर्य विजय? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना सियाराम शरण गुप्त की कौन सी रचना है? मौर्य विजय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि रसिक रहस्य किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। आपको याद रखना ये जो रचना किसकी है? किसकी है? जल्दी से बताइए। हरियोध की। हरि माफी चाहेंगे, हरिओद की। आपको याद रखना है हरिओद का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट करिए। तो आपको याद रखना हरिओद का जो पूरा नाम है वो क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब इधर से क्वेश्चन में ना विष्णु प्रिया और स्वदेश संगीत मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। तो आपको याद रखना विष्णु प्रिया और स्वदेश संगीत ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पेपर में पूछी गई है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं? राष्ट्र कवि। ये किसकी रचनाएं हुई? तो ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। याद रखना मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। मैंने क्या बताया? निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो अब वो कौन सी है? मौर्य विजय। मौर्य विजय रचना सियाराम शरण गुप्त की है। रसिक रेश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। और विष्णु प्रिया और स्वदेश संगीत किसकी रचना है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस या रति रस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ जी, आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना जो आंसू रचना है इसमें करुण रस की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि आंसू रचना किसकी है? तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और ये कब आई थी ये भी बताइए जल्दी से। तो आपको याद रखना आंसू रचना की संख्या 1925 में आई थी। कब आई थी? 1925 में। ये रचना इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हिंदी का मेघदूत। हिंदी का मेघदूत कहते हैं। दोस्तों जो इतने पॉइंट मैं बता रही हूँ ये अलग से बता रही हूँ, और अपनी जो मैंने कॉपी बनवाई थी उसमें जरूर लिखना। मैंने क्या बताया? आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना आंसू में करुण रस की प्रधानता है। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। कब आई थी? 1925 में। इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाहा नहीं मैं सुरवाला, मैं के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सिया राम शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, बहुत पेपर में पूछी जाती है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप DSSB के अलावा भी BPSC, TGT, UGC नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT के लेवल की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन DSSB के अलावा भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, दिनकर या राम कुमार वर्मा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जाने कितने एग्जाम में ये बहुत बार पूछी गई है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिम तरंगिनी है ये माखन लाल चतुर्वेदी का काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर आप इसकी सन की बात करें कि हिम तरंगिनी की सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन है 1949 ईस्वी। ये बहुत पूछी जाती है इनकी सन। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि माखन लाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। मैंने क्या बताया, जो माखन लाल चतुर्वेदी हैं ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी को और क्या नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना एक भारतीय आत्मा। ये बहुत पूछा जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना किसे जानते हैं? माखन लाल चतुर्वेदी को। दोस्तों ये ऐसे पॉइंट है कि इतने इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में पूछे ही गए। अगर आप प्रीवियस पेपर को खुद लगाते हो, मुझे पता है कि आप लोग मेरे अलावा भी प्रीवियस पेपर लगाते होगे, मैं नहीं भी लगाते तो कोई टेंशन नहीं है। मैं पहली बार तो आपको सारे क्वेश्चन करा ही देती हूँ, उसके बाद भी अगर लगाते हो तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना किसे जानते हैं? माखन लाल चतुर्वेदी को। मैंने क्या बताया, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, तो ये माखन लाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह कब आया था? 1949 में। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? सिया राम शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ ये, बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर नीड़ के निर्माण फिर की रचनाएं जो है, इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1970। अब ये नीड़ के निर्माण फिर है क्या है, तो आपको याद रखना ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ये इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। जो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी आत्मकथाओं को 4 भागों में लिखा गया। इनकी जो आत्मकथा है उसे 4 भागों में लिखा गया। पहले भाग का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा क्या है? नीड़ के निर्माण फिर। तीसरा क्या है? बसेरे से दूर। चौथा क्या है? 10 द्वार के से सोपान तक। ये 4 इनके आत्मकथा के भाग हैं। मैंने क्या बताया? क्या भूलूं क्या बताया, जल्दी से बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं। पहले भाग का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे भाग का नाम क्या है? नीड़ के निर्माण फिर। ये जरूर लिख लेना। दूसरा भाग हो गया। तीसरे भाग का नाम क्या है? बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। और चौथे भाग का नाम क्या है? 10 द्वार सोपान के। 10 द्वार से सोपान तक। आप ही चाहेंगे 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके जो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग है। 4 भागों के नाम क्या बताइए? पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे भाग का नाम है नीड़ के निर्माण फिर। तीसरे भाग का नाम है बसेरे से दूर।
और चौथे भाग का नाम क्या है? 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों भाग जरूर याद रखना, ये चारों भाग से क्वेश्चन बने हैं। अब इधर इसकी मैं सन की बात करूं तो आपको याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब लिखा गया था? 1969 में। और जो नीट के निर्माण फिर मैंने बताया ये आपको 1970 में आया है। बसेरे से दूर कब आया था? 1978 में। और 10 द्वार से सोपान तक ये कब आया था? तो आपको याद रखना 1985। कंफ्यूजन नहीं होना, जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी लोग लाइन से जरूर लिख लेना। ये पूछे गए हैं ये कौन सा उनकी आत्मकथा का कौन सा भाग है, तो आपको याद रखना ये कौन कौन से भाग हैं। पहले आएगा क्या भूलूंगा याद करूं, फिर नीड़ के निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो वंदना है किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो निराला है इन्हें हिंदी कविता के मुक्तक छंद के प्रवर्तक है। क्या है ये? मुक्तक छंद के प्रवर्तक। ये पेपर में बहुत बनता है कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगर निराला की अन्य कविताओं की बात करें जो बहुत पूछी जाती है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, तो आपको याद रखना सरोज स्मृति किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। और कब आई थी? 1935 में आई थी। एक आपने बहुत पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, शक्ति, राम की शक्ति पूजा, ये इसकी बात करें, इसकी सन क्या है? 1936। मैं इधर लिख दे रही हूँ, आप लोग सही से अपने नोट्स जरूर बनाना। इधर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैं नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आप अपने पॉइंट लिख रहे हो ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने क्या बताया? वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? तो आपको याद रखना ये जो वंदना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। निराला है ये हिंदी कविता के मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। इनकी अगर अन्य कविताओं की बात करें जैसे सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं, बहुत पेपर में बनती हैं ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैंने अभी क्या बताया था, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो इनका जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 में। फिर से लिख दे रही हूँ, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लिया कीजिए। अगर इनकी बात की जाए, इनकी प्रसिद्ध कविता की बात की जाए, क्या मैंने क्या बताया? माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता की बात की जाए जो बहुत पूछी जाती है, कैदी और कोकिला। कौन सी पूछी जाती है? कैदी और कोकिला, और कोकिला, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा, कौन सी? पुष्प की अभिलाषा। अगर इसकी बात की जाए ये किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, कविताएं जो पेपर में बहुत ट्रेंडिंग में रहती हैं। मैंने क्या बताया? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुर मुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, राम नरेश त्रिपाठी?
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों प्लीज आप लोग सपोर्ट भी किया कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताया कीजिए कि हाँ इस चैनल पे हिंदी की क्लास डेली चलती है। जल्दी सभी लोग इतना सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा कि मैं उतनी ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगी, बेस्ट से बेस्ट क्लास लाऊंगी, अभी भी लाती हूँ और ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। अभी बताइए कुकुर मुक्ता कविता किस कवि ने लिखी है। तो आपको याद रखना जो कुकुर मुक्ता कविता है ये निराला ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है, 1942। मैंने क्या बताया, कुकुर मुक्ता कविता किस कवि ने लिखी, निराला ने, सन क्या है 1942। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सी रचना दिनकर जी की है। दशवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना दशवंती है तो रचना दिनकर जी की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए। अब दिनकर जी की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं जो जैसे कि हुंकार, रश्मि रति, उर्वशी, कुरुक्षेत्र जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मैंने बताई, हुंकार, हुंकार किसकी रचना है, तो आपको याद रखना दिनकर की है। कब आई थी, 1939 में आई थी। एक इनकी पूछी जाती है बापू, बापू, बापू किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये दिनकर की रचना है और कब आई थी, 1947 में। इनकी एक रचना जो बहुत पूछी जाती है उर्वशी, उर्वशी रचना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछी गई है। उर्वशी रचना किसकी है, तो आपको याद रखना ये दिनकर जी की रचना है। कब आई थी, तो आपको याद रखना ये 1961 में आई थी। एक पूछी जाती है इनकी कुरुक्षेत्र, कौन सी, कुरुक्षेत्र। अगर इसकी सन की बात करें, कुरुक्षेत्र की सन क्या थी, 1946 में। दोस्तों सन जरूर याद रखना, सन मैं इसलिए सभी की बताती हूँ क्योंकि अगर आपका सन से क्वेश्चन बना तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम है जिसमें सन से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आपको सन जरूर बताती हूँ कि अगर दो ऑप्शन सेम भी दे दिए जाए और सन से क्वेश्चन बने तो आप तुरंत सही कर जाओ, आप फंसो नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है क्वेश्चन को। इसलिए मैं प्रीवियस पेपर आपको कराती हूँ, मैं फालतू के बुक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाती हूँ कि मैं पढ़ा दूँ आपको, लेकिन वो पेपर में कभी पूछे नहीं गए थे और ना ही कोई चांस है पूछने का, तो ऐसे क्वेश्चन करने का भी आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस से पढ़ाती हूँ कि प्रीवियस से क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन बना है पेपर में और आगे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बताती हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग कमेंट किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी आधुनिक काल की क्लास सही से पढ़ी है, समझा है, तो इसका आंसर तुरंत बता दोगे। बताइए। हाँ जी, विरह काव्य कौन सा है, तो आपको याद रखना विरह काव्य कौन सा है, आंसू। बहुत बार मैंने बताया है आंसू के बारे में, जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था ये विरह काव्य है। अगर इसकी सन की बात करें तो ये सन क्या थी, 1925। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है। बाल काव्य, महाकाव्य, रीति काव्य या मुक्तक काव्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उर्वशी का काव्य रूप क्या है, तो आपको याद रखना जो उर्वशी है ये एक महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उर्वशी किसकी रचना है, तो अभी हाल मैंने बताया था उर्वशी किसकी है, दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है, दिनकर की। अगर इसकी सन की बात करें, इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1961 है। आपको एक क्वेश्चन में बनता है, कोई पेपर में काफी बार पूछा गया, कामाध्यात्म की कृति किसने कहा है, तो आपको याद रखना ये जो इस उर्वशी है इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति का है। क्या बोला है, मैं लिख देती हूँ, अब ये याद रखना, कामाध्यात्म, कामाध्यात्म की कृति।
किसने कहा है? दिनकर जी ने स्वयं कहा है। दिनकर जी ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 5 अंक हैं। उर्वशी में कितने अंक है? तो आपको याद रखना, उर्वशी में 5 अंक है। मैंने क्या बताया? उर्वशी एक महाकाव्य है जो कि 1961 में आया था। इसमें कुल 5 अंक है। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह बसंत जीवन बन के इस पंक्ति किस बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, माधुर्य का, सौंदर्य का या यौवन का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें जो प्रतीक है वो किसका है? यौवन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये पंक्ति ली कहाँ से गई है? तो आपको याद रखना है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से ली गई है। किससे ली गई है? कामायनी से। कामायनी से। अब कामायनी से सर्ग की बात करें तो आपको याद रखना, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग है कामायनी में? 15 सर्ग है। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी के 15 सर्ग कौन कौन से हैं? क्या आप बता सकते हो? तुम देखो मैं बता रही हूँ, आप लिखना। पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग किसमें है? कामायनी में। मैंने आपको बता दी है, आप जरूर लिख लेना अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे। अगर आपके पास पहले से लिख रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सर्ग पूछे गए हैं कि कौन सा सर्ग कामायनी का है कि नहीं, तो आपको याद रखना ये जो 15 सर्ग है ये कामायनी के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया? आंचल, पंत, निराला या माखनलाल चतुर्वेदी? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, निराला ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? निराला जी इन्होंने निराला ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखना, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1942। मैंने क्या बताया? कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तो वो है कुकुरमुत्ता। इसकी सन क्या है? 1942। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, गीता गुंज काव्य संकलन किसका है? निराला जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी सन की बात करें, गीता गुंज की सन क्या है? तो आपको याद रखना इसकी सन है 1954। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या गुंजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर लोकायतन की सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या है? 1964।
आपको दोस्तों सन जरूर याद रखनी है, मैं बार बार बोली अब सन जरूर याद रखना। मैंने क्या बताया, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है, तो आपको याद रखना पंत जी का महाकाव्य लोकायतन है, इसकी सन 1964 है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, सरोज स्मृति में जो सरोज है वो निराला की पुत्री है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1935। अच्छा, ये सरोज स्मृति है, इससे एक पॉइंट बनता है, आपको याद रखना निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखी थी। क्या है? सरोज स्मृति क्या है? निराला जी की जो पुत्री थी उनका जब निधन हो गया था तो उन्होंने अपने शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति लिखी थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना जो निराला जी है इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना अनामिका की सन क्या है? 1923। किरण तुम क्यों बिखरे हो आज, रगी हो तुम किसकी अनुराग, स्वर्ण सरिज क्लंजक समान, उड़ती हो परमाणु पराग। पंक्ति किसकी है? सिया राम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफी एग्जाम में ये पूछी गई है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसकी अनुराग, स्वर्ण सरिज कृंजा समान, उड़ती हो परमाणु पराग। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी सन की बात करें तो ये सन कब आई थी? 1918 में। किससे ली गई है? झरना से। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, उसी से ली गई है। अब ये झरना में इसके शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक क्या था? किरण। किरण शीर्षक से ली गई है, किरण शीर्षक से ली गई है। मैंने क्या बताया, ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना की 1918 की किरण शीर्षक कविता से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या ईलाचंद जोशी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? ईलाचंद जोशी ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मैंने क्या बताया, रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त, किसे? मैथिली शरण और किसे माना है? जल्दी से बताइए, अभी हाल मैंने बताया मैथिली शरण और मुकुटधर पांडे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग जरूर ये नोट पूरा लिख लेना अपने जो मैं बोला है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने माना है? तो ये शुक्ल जी ने माना है। शुक्ल जी ने किसे माना? मैथिली शरण गुप्त और छायावाद मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना वो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। और अगर ईलाचंद जोशी के अनुसार माने तो ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। देखो आपको जाना क्वेश्चन के हिसाब से, आप क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आप पेपर सॉल्व करो, जब आप पेपर देने जाओ तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, हर एक पॉइंट को पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप तुरंत टिक लगा रहे, नहीं, क्वेश्चन देखो, उसके बाद उसके ऑप्शन देखो, उसके ऑप्शन किस अकॉर्डिंग से दिए गए, उसके बाद रिलैक्स होकर टिक करना। कोई जल्दी नहीं है, जितने भी क्वेश्चन करो एकदम सही करना बस। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी की कामायनी में
पात्र प्रतीकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, ईणा बुद्धि का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना जो प्रसाद जी की कामायनी है कब आई थी, तो आपको याद रखना इसकी सन क्या थी, 1900, जल्दी से बताइए, 1935। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में पात्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्रतीक पात्र क्या है, तो देखो इनके जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है इसमें पात्र और प्रतीक है, क्या है? मनु, मनु का क्या प्रतीक क्या है? मन। पात्र क्या है? मनु, और प्रतीक क्या है? मन। श्रद्धा, श्रद्धा, इसका प्रतीक क्या है? तो आपको याद रखना हृदय, हृदय। फिर क्या आता है? ईड़ा, इसका प्रतीक क्या है? क्या है? तो आपको याद रखना बुद्धि। फिर आएगा कुमार, और इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या है? मानव। ये प्रतीक जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन बनाए, बहुत बार पेपर में रिपीट हुए, किसी भी प्रतीक से क्वेश्चन बन सकता है। आपको चारों प्रतीक याद रखने हैं। मैंने क्या बताया? मनु पात्र का प्रतीक क्या है? मन। श्रद्धा पात्र का प्रतीक हृदय है। ईड़ा पात्र का प्रतीक बुद्धि है, और कुमार पात्र का प्रतीक क्या है? मानव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपर में पूछा गया, जो क्या है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएस हो, नेट की तैयारी हो, या किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की, एनवीएस की किसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लेवल की कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो राम की शक्ति पूजा है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी जो सन है वो कब है? 1936। देखो दोस्तों सन जरूर याद रखना, सन से क्वेश्चन बहुत बनता कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि अब पेपर थोड़ा डीप में जाने लगा है, इसलिए मैं आपको सन बताती हूँ, और इतने अच्छे से क्वेश्चन को इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, देखो प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि ये तो पेपर में आ गया तो अब आएगा कि नहीं आएगा। प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरीके से आए आपका सही जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने मेरी डेली क्लास देखते हो तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होकर पढ़ना। अगर हम राम की शक्ति पूजा की बात करें तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार पर अगर आधार पूछा तो इसका आधार क्या है? बांग्ला का कृतिवास रामायण है। क्या है? बांग्ला का कृतिवास, कृतिवास रामायण है। मैं जितने पॉइंट आपको बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए, तो मैं जितने भी आपको अलग से पॉइंट बताती हूँ सब अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए। सब नहीं, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया इधर पे कि इसका आधार की बात की जाए, राम की शक्ति पूजा किसका आधार क्या है, तो आपको याद रखना बांग्ला का कृति वैसे रामायण है। पेपर में पूछा जाए तुरंत आप टिक लगा लोगे, क्योंकि आपने वो शॉर्ट नोट में लिख रखी है। और देखो आप तो सभी ने बैच भी ले रखी होंगी, अगर नहीं भी लिए रखी होंगी तो कहीं ना कहीं से आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी बुक भी होंगी, लेकिन क्या होता है वो बुक कुछ काम की नहीं है अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आप मोटी मोटी किताब एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे। उस टाइम आपने शॉर्ट नोट लिखना, जो कॉपी आपने मैं बनवा रही हूँ वो पढ़ लेना, आपको ज्यादातर पॉइंट, ज्यादातर क्या मैं सभी पॉइंट आपको रिवीजन में आ जाएंगे। माय नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन से काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
और सभी लोग स्कोर जरूर बताना आपका स्कोर क्या जाता है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं और आपके लिए मेहनत करने की सोचती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करें तो और अच्छी आपके लिए क्लास लाएं। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन बनने हैं मैं सारे कराऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपका अगस्त में एग्जाम है, उससे पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपको पढ़ना है। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बस पढ़िए आप। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य कृति स्मृति की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना, जो प्रसाद जी की आंसू है, आंसू जो रचना है इनकी स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आंसू की बात करें तो इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है? 1925। आंसू की सन क्या है? 1925। आंसू में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। क्या है? आंसू में 133। ये पेपर में बनाया क्वेश्चन। आंसू में 133 छंदों का विरह प्रदान। मैं ये एक एक पॉइंट क्यों लिखती हूँ कि अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो मेरी 2-3 बार सुनोगे तब भी। विरह प्रधान स्मृति काव्य, स्मृति काव्य है। बचपन में हम लोगों से कहा जाता है कि धर, आपको याद होगा बचपन में कॉलम दी जाती थी कि आ, और ये ऐसे लिख लिया जाता था और मैम कहती थी रिवीजन कीजिए, और हम लोग क्या करते थे, वो लिखते थे। लिखते लिखते हमें चीजें याद हो जाती थी। वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग लिखा करो, जो पॉइंट बताए वो लिखो, आपको याद होगा। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। नहीं लिख रहे हो तो मैं बोल रही हूँ ना, बस ध्यान से सुनिए। मैंने इधर पे क्या बताया? जो आंसू है इसमें 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत। हिंदी का मेघदूत। ये पेपर में बना था क्वेश्चन कि हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मैंने क्या बताया? जयशंकर प्रसाद के कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो वो आंसू है। आंसू की सन की बात करें तो इसकी सन 1925 है। ये स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैं इसलिए आपको टाइम देती हूँ, आप लोग खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना तो जो गर्दा जमी हुई है वो हट जाएगी। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो आपको याद रखना, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद जी की कालाधार नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? कालाधार नहीं, कलाधार। कलाधार के नाम से लिखते थे। अगर इनके खड़ी बोली का पहला काव्य की बात करें तो जो जयशंकर प्रसाद है, इनकी खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो वो कौन सा है? कानन कुसुम। कानन कुसुम। अगर जयशंकर प्रसाद का अंतिम रचना पूछी जाए तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी। हाँ जी, मैंने क्या बताया आपको? चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है। ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद जी की कलाधार नाम से लिखते थे। इनकी खड़ी बोली का पहला काव्य कौन सा है? पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है। और प्रसाद जी की अंतिम रचना की बात करें तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी। अगर दोस्तों कामायनी की सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1935। हाँ जी, जितने भी पॉइंट बताए अगर चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना, वरना मैं बता रही हूँ तो आप सुनिए, सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, गीत पर्व, आत्मिका या नीलाम्बरा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला। दोस्तों आपको याद रखना, जो महादेवी वर्मा है इन्हें यामा की कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और इसके सन की बात करें, यामा इनकी रचना कब आई थी, तो इनकी यामा रचना 1940 में आई थी। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो इन्हें पुरस्कार मिला था 1982 में। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो 1940 माफी चाहेंगे 1940 में इन्होंने यामा रचना की थी और 1982 में ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब महादेवी वर्मा की बात कर ही रहे हैं तो इनकी अन्य रचना ही जैसे निहार बहुत पूछी जाती है। निहार किसकी रचना है, तो किसकी है, महादेवी वर्मा की। और कब आई थी, 1930 में आई थी। इनकी एक नीरजा बहुत पूछी जाती है। नीरजा निहार किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो नीरजा रचना है वो कब आई थी, 1935 में। एक इनकी पूछी जाती है रश्मि। रश्मि कब आई थी, तो आपको याद रखना इनकी जो रश्मि रचना है वो कब आई थी, 1932 में। मैंने क्या बताया, ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को कब मिला था, तो 1982 में मिला था। किसके लिए मिला था, तो यामा के लिए मिला था। यामा रचना कब आई थी, तो इनकी 1940 में आई थी। अगर महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करें जैसे कि निहार, नीरजा और रश्मि, इनकी सन की बात करें, निहार की सन क्या 1930, नीरजा 1935 और रश्मि 1932। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का वाहन भी छायावाद है, किस आलोचक का कथन है। जयशंकर प्रसाद, राधा कृष्ण दास, लाला भगवान दीन या नंद दुलारे वाजपेयी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी जल्दी सभी लोग आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का वाहन ही छायावाद है। ये जो आलोचक का कथन है उनका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो ये संग्रह है वो किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है, तो क्या है 1900, हाँ जी 1969। अच्छा दोस्तों सभी को ये कंफ्यूजन जरूर होता है, मुझे भी पहले रहता था 69, 79 और 89। इसमें 69 और 79 में कंफ्यूजन हमेशा रहा है। किसे रहा जब भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। सांद काकली में कुल 65 गीत है। कितने गीत है, 65 गीत है। आप लोग कहोगे मैम ऐसा कमेंट करवा रही है कि बेइज्जती लगे कमेंट करने में। नहीं कमेंट मत करना, वरना क्या कहेंगे लोग, कोई देखेगा क्या कहेगा ये लोग ये कमेंट करते हैं। चांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है, तो आपको याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। इसमें कुल 65 गीत है। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी सन में क्या थी, 1969। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्ति किसकी है, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश राय बच्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों मैं ये इसलिए लिखती हूँ, मुझे कमेंट आया था कि मैम आप ये बताइए कि आप DT+P की तैयारी करा रही हो तो ये क्वेश्चन DT+ में पूछे गए कि नहीं पूछे गए। इसलिए मैं ये आपको बताती हूँ कि देखो ये पेपर में आया क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ जाइए तुरंत प्रीवियस पेपर खरीदिए जाके और देखना कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं। सभी वैसे भी ये और भी एग्जाम में आए हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT और जगह हुआ है, उनमें ये क्वेश्चन बने हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम DT+P की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए, नहीं ये सभी के लिए। TGT PGT की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन बना था, तो आपको समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं आपको करा रही हूँ। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्न वह अन्य कला। पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, निराला, हरिओद, पंत। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये किसका है? किसका है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए। दोस्तों आपको याद रखना ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या थी? 1920। 1920 इसकी सन क्या है? 1920। ये सुमित्रानंद पंत की पहली पहली छायावादी रचना है। इनकी अगर और रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना बहुत पेपर में बनती है, युगांत। युगांत, युगांत किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये सुमित्रानंदन पंत की है। कब आई थी? 1936 में आई थी। एक पूछी जाती है युगवाणी। हाँ जी, युगवाणी ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। और कब आई थी? 1939 में आई थी। मैंने क्या बताया? उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? ये सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह है। ये सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना है। कब आई थी? 1920 में आई थी। युगांत और युगवाणी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो पेपर में बहुत ट्रेंडिंग में रहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, सुमित्रानंदन पंत या रसखान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है। परिमल किसकी रचना है? किसका काव्य संरचना है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निराला। अगर इसकी सन की बात करें कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है जूही की कली। जूही की कली। और कौन सी पूछी जाती है आप बताइए, बताइए। पंचवटी प्रसंग पूछा जाता है बहुत, मैंने आपको कराया भी है। पंचवटी प्रसंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने पहले नाम गोसाई दत्त था? सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जो सुमित्रानंदन पंत है इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना कौसानी। कौसानी में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। अगर सुमित्रानंदन पंत की बात करें और चिदम्बरा की ना करें, ऐसा हो सकता? चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है, बहुत पूछी जाती है। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सुमित्रानंदन पंत की रचना है। मैंने क्या बताया? निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो आपको याद रखना जो सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना इन्हें 1968 में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैंने क्या बताया? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद रखना 1968 में मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवे सुन वे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीति वर्ग का, पूजनीति पति का, पूंजीपति वर्ग का,
बुद्धिजीवी वर्ग का, ये श्रमिक वर्ग का। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, अवे सुनवे गुलाब में गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये सूर्यकांत पाठक निराला कुकुरमुत्ता का प्रकाशन में हुआ था। तो कुकुरमुत्ता कौन सा, कुकुरमुत्ता से दिया गया, कुकुरमुत्ता। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि निराला ने किसे हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। महादेवी वर्मा, मुन्नू भंडारी, मीरा बाई, अमृता प्रीतम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और किसने कहा है, कवि निराला ने कहा है। अच्छा एक बात है आपको याद रखना, महादेवी वर्मा से क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। क्या बनता क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा। आपको ये याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है। इनके प्रमुख काव्य अभी मैंने आपको बताए थे, कौन थे, निहाल, रश्मि, नेजा, सांद गीत, सभी बताए थे ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा निहाल, रश्मि, नेजा की मैंने सन बताई थी। सांद गीत भी आपको याद रखना, सांद गीत भी बहुत पूछा जाता है। अगर सांद गीत की सन की बात करें तो सांद गीत की सन क्या है, 1936। बाकी मैंने आपको निहार की बताई थी 1930, रश्मि की 1932, नीरजा 1935, सांद गीत 1936। इंपॉर्टेंट ये चारों रचनाएं बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मिथिलेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर ये बात की जाए तो ये किससे ली गई है, जयशंकर प्रसाद के एक नाटक था जयशंकर प्रसाद का, चंद्रगुप्त। इनके नाटक का नाम क्या है, क्या नाम है, चंद्रगुप्त। इनके नाटक चंद्रगुप्त जो कि 1931 में आया था। कब आया था, 1931 में, उसी से ये लिया गया था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 1928, 1914, 1925, 1930। अभी हाल मैंने आंसू के बारे में आपको सब कुछ बताया था। बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा। मैंने क्या बताया था, आंसू काव्य वर्ष कब हुआ था प्रकाशित, 1925 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने ये बताया था ये किसकी रचना है, यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रदान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों से की गई है। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी रचना 133 छंदों से की गई, छंदों से की गई है। और ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानिसा उगलता गगन धन अंधकार किस कविता की पंक्ति है। झरना, आंसू, कामायनी, राम की शक्ति पूजा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है, राम की शक्ति पूजा कविता की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राम की शक्ति पूजा कब आई थी, 1936 में। और ये किसकी कविता है, बताइए जल्दी से। तो आपको याद रखना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे हम निराला भी कहते हैं।
यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात की उर में दिवस की चाक की सर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, चाणक्य कितने बार ये पेपर में पूछी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रात की उर में दिवस की चाक की सर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है किसकी है? महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत? अभी हार मैंने बताया था निहार किसकी रचना है, तो आपको क्या बताया था? महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा, छायावाद के जो 4 स्तंभ बहुत पूछे जाते हैं, छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उसमें महादेवी वर्मा भी आती है, आपको ये याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। कौन आता है? महादेवी वर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे डायरेक्ट कमेंट करना या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।